आप सभी आर्मी लवर्स का इस क्लास में स्वागत है। रोज की तरह इस क्लास में भी मैथ के 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे और यह मैथ की छोटी छोटी सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। बाकी आपको भी पता है कि आपका एग्जाम 30 जून से लेकर के 10 जुलाई तक होना तय है। वैसे वैसे आपका हार्ट बीट भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कंसंट्रेशन यानी कि अपने माइंड को केवल कंसंट्रेट करना है अपने एग्जाम पे, अपने फोकस पे, अपने गोल पे केवल। एक बात और, नया पढ़ने का प्रयास 1% ना करें। जो आप पढ़ें उसी को रिवीजन करें, क्योंकि नया पढ़ने का प्रयास करेंगे जान लीजिए आपके लिए बहुत ही नुकसान होगा। बाकी अब ज़्यादा बात न करते हुए सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। लास्ट तक आप क्लास से जुड़े रहिएगा, ये मेरा आपसे वादा कि 110% आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, मोहन और रमेश की आयु में 6:5 का अनुपात है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा? पहली बात तो यह है, यहाँ पे 2 लोग हैं, मोहन एंड रमेश, और इनकी जो आयु का अनुपात है भैया 6:5 है। और आगे यह बोला है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 वर्ष है। जब उन दोनों अर्थात मोहन और रमेश की आयु का योग अगर 44 वर्ष है तब भैया इन्हीं दोनों की आयु के रेशियो को जोड़ देते हैं, यानी कि 6 में 5 जोड़ेंगे आ जाएगा 11। अब इसी 11 का मान है 44 के बराबर। अब हम निकाल लेते हैं 1 का मान, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 11 चौके 44, यानी कि 1 का मान हो जाएगा 4। अब पहला काम हमारा यह है कि इन दोनों की आयु पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं, यानी कि मोहन और रमेश की। अब मोहन की जो आयु का रेशियो 6 है, अब 1 का मान अगर 4 निकला है, 1 का मान अगर 4 निकला है तो भैया मोहन की आयु अगर 6 है तो 6 में हम 4 से गुणा कर देते हैं, यानी कि मोहन की आयु हो जाएगी 6 चौके 24 वर्ष। उसके बाद अब रमेश की आयु का जो रेशियो 5 है तो भैया 5 हम लिख देते हैं, और 1 बराबर है 4, यानी कि 1 का मान आया है 4 तो भैया 5 में हम 4 से गुणा कर देते हैं, यानी 5 चौके 20। अब हम यह कह सकते हैं कि मोहन की आयु है 24 वर्ष और रमेश की आयु है 20 वर्ष, वो भी वर्तमान की, क्योंकि क्वेश्चन में यह बोला है 8 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा। जब 8 वर्ष बाद पूछा है, वो भी मोहन और रमेश की आयु का अनुपात पूछा है, तो भैया इसमें भी हम 8 जोड़ देते हैं, यानी कि मोहन की आयु में भी 8 जोड़ देते हैं और रमेश की आयु में भी 8 जोड़ देते हैं। अब 24 में जब हम 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 32 रेशियो। अब 20 में भी 8 जोड़ेंगे आ जाएगा 28, क्योंकि यही पूछा था 8 वर्ष बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, तो भैया रेशियो हम निकाल लेते हैं। अब ये कटेगा भैया 4 बार, यानी कि 4 8 32, 4 7 28, यानी कि 8 वर्ष बाद मोहन और रमेश की आयु में 8:7 का अनुपात होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया। बस आप लास्ट तक केवल जुड़े रहें, उसके बाद तब कमेंट करिएगा क्लास कैसी लगी। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह बोला है कि 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो भैया जैसा बोला गया वैसा हम पहले लिख देते हैं, यानी कि 50 सीपी यानी कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य बराबर 40 एसपी, यानी कि एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य। अब इसमें यही बोला था कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो पहले अब हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो मान है पहले हम अलग अलग निकाल लेते हैं, ठीक। तो भैया सीपी को रहने देते हैं यहीं और एसपी चलाएगा इधर, उसी प्रकार से अब सीपी चलाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में, यानी कि 50/40 चलाएगा इधर, यानी कि इसका मतलब अब यह हुआ कि 40 रुपये में हम वस्तु को खरीदे हैं, उसके बाद बेचे हैं उस वस्तु को 50 रुपया में। अब जब कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तो हमको लाभ है होता है। अब यहाँ पे जब 40 में खरीद कर 50 रुपया में बेचे हैं तो भैया लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर होता है
SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा 50 है, माइनस CP यानी कि 40 रुपया। अब 50 में 40 घटाएंगे आ जाएगा 10 रुपये, यानी कि इस सौदे या इस व्यापार में 10 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन इसमें यह बोला है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम लगा देते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ हुआ हमारा 10 रुपया का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी कि 40 रुपया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 10 करने 10, 10 चौके 40। अब 4 से जब 100 को कट करेंगे 25 बार में कट जाएगा, यानी 25 चौका 100, यानी कि इस सौदे या इस व्यापार में हमको 25% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्लाईवुड का क्षेत्रफल 44,100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि प्लाईवुड की चौड़ाई 210 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। पहली बात तो यह है, अब यहाँ पे जो प्लाईवुड का जो क्षेत्रफल दिया है वह 44,100 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि ये जो बीच वाला भाग है यह भैया है इसका एरिया, और जो दिया गया है 44,100 वर्ग सेंटीमीटर। और प्लाईवुड की चौड़ाई यानी कि ब्रेथ दिया है 210 सेंटीमीटर, और यानी कि लेंथ या लंबाई भैया पूछा। एक बात और, अब हम कैसे जानेंगे कि ये रेक्टेंगल के शेप में है और वर्ग के शेप में? जैसे कि सबको पता होगा, अगर ये आयत के शेप में होगा तो आयत में लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ दिया है 210 सेंटीमीटर और लेंथ पूछा है। अगर ये दोनों अगर सेम होता तो लेंथ पूछता ही नहीं। और एक बात, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है। सपोज दैट अगर एक भुजा का मान अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। सपोज दैट ऐसे भी हम मान सकते हैं, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। अर्थात हम यह कह सकते हैं यह रेक्टेंगल के शेप में, क्योंकि इसमें ब्रेथ दिया गया है या चौड़ाई दी गई है, लेंथ या लंबाई पूछा है। तो भैया इसमें जब क्षेत्रफल दिया है कि प्लाईवुड का जो क्षेत्रफल है 44,100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भैया हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि प्लाईवुड जो है वह आयत के शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है। तो आयत का क्षेत्रफल या प्लाईवुड का क्षेत्रफल बात एक का है, हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जिसमें आयत का क्षेत्रफल या प्लाईवुड का क्षेत्रफल दिया है 44,100 वर्ग सेंटीमीटर बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन इसमें लेंथ नहीं दिया गया तो भैया यह लिख देते हैं। और बी यानी कि ब्रेथ दिया गया है 210 सेंटीमीटर, तो भैया ब्रेथ 210 लिख देते हैं। अब 0 से 0 कट जाएगा। अब 21 करना, 21 का सही हमें 441, उसके बाद लगा देते हैं भैया एक भेली, यानी कि प्लाईवुड की लंबाई या लेंथ भैया 210 सेंटीमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया। जान लीजिए एकदम एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही क्वेश्चन को शामिल किया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5756 में किस संख्या को जोड़ने पर 9 से विभाज्य होगा। पहली बात तो यह है, हमको विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विभाज्यता से रिलेटेड प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आ चुके हैं, अर्थात हम यह कह सकते हैं कम से कम आपको 13 तक तो विभाज्यता का नियम याद ही होना चाहिए। बाकी हम आ जाते हैं अपने आप क्वेश्चन पे। अब यही बोला कि 5756 में किस संख्या को जोड़ने पर 9 से वह संख्या विभाज्य हो जाएगी। पहली बात तो यह है, हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 9 से विभाज्यता का नियम याद होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब 9 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि जिस संख्या के अंकों का योग पूरा का पूरा 9 से कट जाए, वह संख्या कितनी भी बड़ी हो, वह संख्या 110% 9 से विभाज्य होगी। बाकी अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जैसा कि आपको यही बोला था, 9 से विभाज्यता का नियम यही होता है, पहले हम संख्या के अंकों के योग को देखते हैं। तो भैया 5 में जब हम 7 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे। अब
7 5 12 या 5 7 12 बात तक का है। अब 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 6 जोड़ेंगे आ जाएगा 23। अब यही बोला था, अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 9 से पूरी पूरी कट जाए। लेकिन अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। सपोज दैट अगर हम 5 को जोड़ते हैं 23 में, अगर हम 23 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, और 9 के टेबल में 28 तो 1% नहीं आता, यानी कि ए वाला ऑप्शन तो एकदम ना हो। अब उसी प्रकार से अगर हम 23 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो भैया 23 7 होगा 30, तो भैया 9 के टेबल में 30 1% नहीं आवत है, तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम 23 में अगर हम 4 जोड़ देते हैं तो जब 23 में जब हम 4 जोड़ेंगे आ जाएगा 27। अब 27 भैया 9 के टेबल में आता है 3 बार, यानी कि 9 त्रिक के 27, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि आपको यही बताया गया था कि भैया 9 से विभाज्यता का नियम यही होता है कि संख्या के अंकों को योग को जोड़ेंगे। अब अंकों के योग को जब हम जोड़ेंगे, अगर वह 9 से पूरा का पूरा कटता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे कि यहाँ पे इन चारों अंकों को हम जोड़े थे 23 आया था। अब इस वाले ऑप्शन यानी कि 4 को हम पकड़े, जब 4 जब इसमें जोड़ा गया तो आ गया 27, यानी कि पूरा का पूरा 9 से कट गया, अर्थात हमारा ऑप्शन सी होगा। बाकी अगर हम 3 को जोड़ते अगर 23 में तो 23 3 26 होता, तो वह 9 के टेबल में नहीं आता, अर्थात हमारा ऑप्शन सी ही होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। पहली बात तो यह है कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य दिया गया है वह 7500 रुपया दिया गया है, और जो भैया वस्तु का जो विक्रय मूल्य दिया गया है वह दिया गया है 8400 रुपया। अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि लाभ प्रतिशत है, तो भैया लाभ प्रतिशत निकालने से पहले हम यह निकाल लेंगे कि वस्तु को बेचने पर लाभ कितना रुपया मिला है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय मूल्य, अर्थात एसपी माइनस सीपी। अब विक्रय मूल्य हमारा 8400 रुपया है, माइनस क्रय मूल्य भैया 7500 रुपया। अब इसी को पहले हम घटा लेते हैं। अब 2 जीरो में से 2 जीरो घटेगा तो भैया 2 आ जाएगा भेली। अब 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाले से जब हम इसको एक उधार देंगे हो जाएगा भैया 14, यानी 14 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे बच गया 7, यहाँ पे 7 है ही है, तो 7 में 7 घटाएंगे आ जाएगा भेली, अर्थात 900 रुपये का लाभ हुआ है। अब क्वेश्चन में पूछा लाभ प्रतिशत, तो भैया लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ है 900 रुपया का, गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि सामान कितने में खरीदा गया था 7500 रुपया में। अब 2 भेली से 2 भेली कट जाएगा, अब 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, 3 कन्ना 3, 3 त्रिका 9। अब कोई संख्या कटेगी नहीं, कहाँ के पूरी की पूरी कट चुके हैं। तो भैया 3 का हम 4 से कर देते हैं गुणा, यानी कि 3 चौके 12, यानी कि वस्तु को जब हम 7500 रुपया में खरीद कर अगर 8400 रुपया में बेचेंगे तो 12% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में दिया गया है। इस क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी आपका एग्ज़ाम 30 जून से होना है। धन्यवाद।